1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आम बजट है। इसमें जो सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं उस पर बात करेंगे। सेक्टर वाइज भी बात करेंगे। एग्रीकल्चर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, रोजगार की बात है, टैक्स की बात है, सब पर समझेंगे एक एक करके। हमारे साथ SK सिंह है, सीनियर एडिटर हैं, जो बिज़नेस की खबरें हैं उस पर काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। बजट भी काफ़ी समय से कवर करते आए हैं, तो उन्हीं से जानेंगे कि इस बार सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं। जी सर, बताइए कि इस बार के जो बजट में है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं, जो एनालिसिस किया अब तक आपने। देखिए, इस बार सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकार के पास कितनी गुंजाइश है। हाँ। ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा आंकड़े अभी तक के जो सरकार के टैक्स कलेक्शन के और पिछले बजट के आंकड़े जो तो सरकार ने टारगेट रखे थे वो सब मैं अभी देख रहा था। तो अभी देखिए, इकोनॉमी हमारी थोड़ी सी स्लो हुई है पिछले साल की तुलना में। तो पिछले साल जो ग्रोथ थी 8.2% थी। इस बार जो तीसरी तिमाही है उसमें ग्रोथ 5.4% रही है, वो 7 तिमाही में सबसे कम है। और अब सरकार का अनुमान है कि पूरे साल में जो ग्रोथ है 6.4% रहेगी। तो अगर इकोनॉमी की ग्रोथ अगर कम होती है तो जाहिर है कि उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी है उन सब में सुस्ती आई है। उस तभी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पर। तो उसका जो इम्पैक्ट है ये मैं देख रहा था कि जैसे GST कलेक्शन है जो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो GST कलेक्शन जो सरकार ने बजट में पिछले बजट में जो टारगेट रखा था वो था करीब 11% ग्रोथ का। अच्छा। ठीक है। लेकिन अभी तक जो अप्रैल से दिसंबर तक का जो आंकड़ा है वो 9.1% बढ़ा है। मतलब लगभग 2% कम है। हाँ। मतलब जो ग्रोथ है मतलब सरकार ने जिस आधार पर, जिस इनकम के आधार पर अपना खर्च और सब कुछ तय किया था, तो सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, इनकम जो है, तो वो कम आ रहा है। अच्छा, सरकार के अपने लक्ष्य की तुलना में। तो वो जो सरकार ने ग्रोथ रखा था, मतलब इसका लक्ष्य रखा था कि भाई 11.4%, 11% बढ़ेगा GST। और तो हाँ, तो ये 9.1% अभी तक दिसंबर तक बढ़ा लगभग है। 2% का डिफरेंस है। हाँ। और एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि जो कॉरपोरेट टैक्स है, ठीक है, क्योंकि वो भी फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से वो जुड़े होते हैं सीधे। तो कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन जो है, सरकार का जो टारगेट था ये करीब 12% का था। 11.95% था कि इतना बढ़ करके 10,20,000 करोड़ होगा। लेकिन ये जो 12 जनवरी तक का सरकार का ही डेटा है, तो ये अब देखिए 8.1% बढ़ा है। अच्छा। मतलब ये लगभग 3.5-4% कम है। तो या इन जो फिर नॉन कॉर्पोरेट टैक्स है वो ज़रूर ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन वो एकमात्र है जिसमें ग्रोथ है ज़्यादा। वो टारगेट से ज़्यादा है। अदरवाइज तो आप देखें तो GST और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों काफ़ी कम है। तो इससे इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार के पास बजट में देने के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होगी। जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं वो मानकर चल रहे हैं कि ये 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का ही सरप्लस होगा सरकार के पास। अब सरकार उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में करे या आम लोगों को टैक्स में राहत दे या जहाँ भी करे, बस उसके पास गुंजाइश उतनी ही है। बिल्कुल। जब भी बजट का दिन आता है स्क्रीन पर देखते हैं इतना ये चीज़, लेकिन पूरी जो मिडिल क्लास है वो बैठी होती है कि टैक्स में क्या बदलाव होगा। मतलब मेरे लिए क्या है, अगर मैं मिडिल क्लास हूँ तो मुझे टैक्स में कितनी रिलीफ मिलेगी, कितनी राहत मिलेगी, उसी पर नज़र रहती है। तो क्या लग रहा है इस बार के बजट में टैक्स में मिडिल क्लास को कुछ राहत मिलती दिख रही है? अब बहुत ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है, जैसा मैंने अभी बताया कि मतलब सरकार के रेवेन्यू ही उतना नहीं बढ़ रहा है, तो वो देगी कहाँ से। तो फिर भी अगर आप देखें तो अभी हमारे यहाँ टैक्स के मैं पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 2 रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आंकड़ा है कि जो जुलाई तक का, जुलाई पिछले साल का, कि वो उसमें करीब 72% जो करदाता हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में आ चुके हैं। 28% हैं जो ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं। सरकार चाहती है कि लोग धीरे धीरे न्यू टैक्स रिजीम में आएँ। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में
लगता नहीं कि सरकार कोई उसमें राहत अब देने वाली है, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि भाई लोग न्यू रिजीम में आए, इसलिए ओल्ड में अब कोई छूट बढ़ाने की गुंजाइश या मंशा होनी नहीं चाहिए सरकार की। अब न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें पिछले साल जो इसका जो 3 से 6 लाख का जो स्लैब था, तो उसको सरकार ने 1 लाख बढ़ाया था, तो उसको 6 की जगह 7 किया था, बाकी स्लैब वही थे। तो इस बार अब ये चर्चा है कि हो सकता है बाकी स्लैब में भी कुछ वृद्धि हो जाए, 1-1 लाख की लगभग इतनी वृद्धि हो जाए। इसके अलावा इससे ज़्यादा की वृद्धि की अभी गुंजाइश लग नहीं रही है। अच्छा। फिर अब ओल्ड टैक्स रिजीम में HRA और होम लोन इनका फ़ायदा मिलता है। तो अब इनको भी अब जैसे एक ये डिमांड है कि जो आम लोगों के हाथ में पैसा आएगा, आम लोगों को मनरेगा टैक्स कम देना पड़े, हाँ। तो आम लोग हमारे हाथ में पैसा बचेगा तो हम खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी। हाँ। ये एक साइकिल है। तो अब ये इसमें पैसा कैसे बचे, तो उसके लिए एक सुझाव ये भी दिया गया है कि जो HRA है और होम लोन का इंटरेस्ट वाला जो पार्ट जिसका फ़ायदा ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है 2 लाख रुपये तक का, तो उसको न्यू में भी शामिल करने की बात है। अच्छा। हाँ, ये डिमांड की जा रही है कि भाई अगर ये शामिल किया जाए तो लोगों को और बचत होगी, तो डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में बढ़ेगी तो वो खर्च करेंगे। तो अब ये कितना हो पाता है, अब ये देखने की बात है। और एक और चर्चा है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के कि हेल्थ इंश्योरेंस जिसको सामान्य भाषा में हम मेडिक्लेम कहते हैं, तो उसमें जैसे अभी अलग अलग आयु वर्ग के लिए 25,000 से 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है इनकम में, तो इसको 50,000 से 1.5 लाख रुपए करने की डिमांड दी गई है, सुझाव भी दिया गया है। एक और है बैंक FD को लेकर के कि बैंक FD पर अभी जो ब्याज मिलता है वो दूसरे जो सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में हम देखें तो वो कम है, और फिर टैक्स रेट पूरा इसमें लगता है, टैक्स ज़्यादा है। तो एक तो है कि भाई इस पर इसको भी बाकी के कंपैरिजन में लाया जाए तो बैंक FD बढ़ेगी, क्योंकि बैंकों के पास जमा को लेकर के अभी थोड़ा इशू चल रहा है, पिछले दिनों था ये। और इसी में बैंक FD में ही है कि जैसे अभी जो लॉक इन पीरियड अगर टैक्स में छूट लेना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल के लिए आपको FD लेना पड़ेगा। इसके लिए एक सुझाव है कि इसको अगर 3 साल कर दिया जाए तो लोग थोड़ा ज़्यादा आकर्षित होंगे, क्योंकि एक लॉक इन पीरियड जितना ज़्यादा होता है ना, वो लोग उससे थोड़ा सा बचना चाहते हैं कि भाई इतने समय तक के लिए हमारा पैसा फंस जाएगा। अगर 3 साल हो जाएगा तो लोगों को लगेगा कि चलो ठीक है 3 साल के लिए 3 साल के लिए पैसा निवेश किया जा सकता है, FD में लगाया जा सकता है। और हेल्थ वाले में एक और पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूँगा कि एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए एक छूट मिलती है, उसमें वो है, उसकी लिमिट है साल की 5,000 रुपये। अब क्योंकि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि भाई हेल्थ सामान्य चेकअप में भी काफ़ी खर्च हो जाता है। सही बात है। तो इसको भी बढ़ाने की 15 से 20,000 रुपये करने की डिमांड है। अच्छा, हेल्थ पे लेकर। हाँ, तो ये टैक्सेशन से जुड़े कुछ सुझाव दिए गए हैं सरकार को। अब देखिए बजट में अब 3 दिन बाकी हैं, 4 दिन, तो अब मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या उम्मीद है? मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पिछले बजट में भी काफ़ी कदम उठाए गए थे। उसमें आप कहें तो जो MSME के लिए और दूसरा कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस में, यानी कि कस्टम ड्यूटी में कुछ चेंजेस किए गए थे। इस बार भी उम्मीद यही है कि सरकार डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए कस्टम ड्यूटी में कुछ चेंजेस करे, क्योंकि अभी हम देखें तो ख़ास करके हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी ग्रोथ काफ़ी हुई है पिछले कुछ साल में।
तो लेकिन उसमें बड़ी समस्या ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी जो ग्रोथ है वो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन तक सीमित है। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम अभी तक उतना नहीं बढ़ पाए हैं। तो इसलिए दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े, उसके लिए सरकार को सुझाव दिए गए इंडस्ट्री की तरफ से। तो उसमें है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ कंपोनेंट्स है, जो कंपोनेंट यहाँ नहीं बनते हैं, जैसे मोबाइल में भी अगर हम देखें ना, तो लगभग 70 से 80% जो है वो कंपोनेंट जो है इंपोर्ट होता है। 20-30% ही जो यहाँ पर हम बनाते हैं और उसमें वो इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी वही है कि जो उनके कंपोनेंट हैं उनके इंपोर्ट पर ड्यूटी कम की जाए, तो हमारे लिए वो प्रोडक्ट फिर बनाना सस्ता होगा। तो अब जैसे है कि मोबाइल में हमने सस्ता बनाया, ड्यूटी कम होने की वजह से हम सस्ता आयात किया हमने, और फिर हमने सस्ता एक्सपोर्ट भी किया, तो उससे हमारा काफ़ी एक्सपोर्ट बढ़ा है मोबाइल में। तो वही फार्मूला इसमें भी बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में भी अपनाने की बात चल रही है कि इसमें भी अगर हम जो इंपोर्ट ड्यूटी उनके कंपोनेंट पर कम करें तो उनका एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकता है। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उससे जॉब्स वगैरह सब जगह मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब्स वगैरह में भी फ़ायदा मिलेगा। एग्रीकल्चर को लेकर किस तरह से देख रहे हैं इस बजट में? देखिए, एग्रीकल्चर के लिए पिछले साल करीब 1,52,000 करोड़ का बजट था एग्री और एलाइड। उसमें माना जा रहा है कि वो करीब 15% बढ़ेगा, 1,75,000 करोड़ के आसपास नया बजट हो सकता है। तो अगर ये इतना बढ़ता है, 15% अगर इसमें ग्रोथ होती है, तो ये पिछले 6 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो, मतलब बजट जो प्रोविज़न होता है वो सबसे ज़्यादा होगा। इसके अलावा और जो कुछ सुझाव दिए गए हैं सरकार को, तो उसमें अभी एक है कि किसान क्रेडिट कार्ड में जो सरकार को जो किसानों को पैसा मिलता है, लोन मिलता है, तो उसकी लिमिट अभी 3 लाख रुपए है, तो उसको 5 लाख रुपए करने की बात है। इसके अलावा जो मतलब सीधे किसान को मतलब ये इस तरीके से हो सकता है। हाँ। और दूसरा पूरे सेक्टर के लिहाज से देखें तो अभी जैसे है कि बीज के बारे में जो अच्छी किस्म के अच्छी पैदावार वाले बीज डेवलप किए जाएं, उसके लिए सरकार कुछ प्रोविज़न कर सकती है। फिर जो कृषि में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है कि स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जैसे हम जानते ही हैं कि भाई हमारे यहाँ कोल्ड चेन की बहुत कमी है, कि जो बहुत सारे कृषि उपज जो होती है वो मतलब रख रखाव के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए मतलब जो उसका जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाने के लिए कुछ कदम किए जा सकते हैं। फिर एक और है कि जैसे दलहन और तिलहन, दाल और तेल जो हम खाते हैं रोज़ाना, तो उनका काफ़ी हम इंपोर्ट पर काफ़ी डिपेंडेंट हैं। तो देश में उनका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए कुछ इंसेंटिव या कुछ इस तरह की घोषणा हो सकती है। और एक और है कि जो डेयरी प्रोडक्ट में, तो डेयरी में दूध में हम सबसे बड़े उत्पादक हैं और हम जाहिर है कि हम आत्मनिर्भर भी हैं उसमें। लेकिन उसमें एक्सपोर्ट में हमारा काफ़ी बहुत कम है। कम तुलनात्मक रूप से देखें, जो छोटे देश हैं यूरोप के, वो एक्सपोर्ट पर लगभग उनका नियंत्रण है। हाँ। तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जा सके, क्योंकि अभी जो हम दूध उत्पादन करते हैं या उससे जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमारे कंजम्पशन, हमारी आबादी भी काफ़ी है, तो कंजम्पशन यही हो जाता है। तो कैसे उसका उत्पादन बढ़ाएं और एक्सपोर्ट करें, तो इसके लिए देखते हैं कुछ एक सुझाव ये भी है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इस डेयरी प्रोडक्ट का तो ये कहें कि ये बजट में बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सेक्टर वाइज भी। तो जैसा कि सर ने बताया, हमने बात की एग्रीकल्चर सेक्टर की, बात की मैन्युफैक्चरिंग की, बात की डेयरी प्रोडक्ट्स की, बात की सबसे बड़ी बात मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स की बात होती है, टैक्स स्लैब रेट्स में कुछ कमी आएगी, राहत मिलेगी कि नहीं, यही सब उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को बजट पेश होगा, तब पता चलेगा कि सरकार कितनी राहत दे रही है
जो भी राहत देगी उस पर बजट से जुड़ी जितनी भी खबरें होंगी वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।